दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला। पेशे से पत्रकार रहा और अभी भी स्वतंत्र पत्रकार हूं। आप सभी के लिए, जैसा कि मैंने वायदा किया था आपसे कि आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, और आज मेरे वीडियो का विषय है कृषि बिल। ये वही कृषि बिल है जिसको लेके पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, घूसम, ला, जूते, मुक्के, माइक तोड़ना, बिल पे पास आ जाना, मेज पे चढ़ जाना। हमारे देश के सफेद पोश नेता, जिन्हें आप सफेद पोश नेता कहते हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, वो वहां जाकर, कहां, संसद के अंदर जाकर हंगामा कर रहे हैं, नाच नौटंकी कर रहे हैं। आखिर क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये नया जो कृषि बिल पास हुआ है, उसको लेकर हमारे देश का किसान, हमारे देश का, क्या कहा मैंने, हमारे देश का किसान, जो हमारा अन्नदाता है, जिसका हमें आदर करना चाहिए, जिसके पैर छूने चाहिए, उसके उगाए हुए अनाज से हमारा पेट भरता है, आज वो अन्नदाता दो पार्टों के बीच पर पिसकर रह गया है। ये दो पार्ट है, सत्ता के पक्ष और विपक्ष। अब चलिए सीधी सीधी बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों इतना हंगामा है, क्यों क्यों आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को इतना हंगामा करना पड़ गया, क्यों उन्हें मार्शल को, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि मार्शल होते हैं, उस मार्शल ने जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रोकने की कोशिश करी, तो अक्सर अमूमन आपने देखा होगा कि मार्शल नेताओं को खींचते हुए बाहर ले आते हैं। यहां उल्टा हो गया, यहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मार्शल को धक्का दे दिया, उसका गला दबा दिया। ऐसा कई लोग कह रहे हैं, वीडियो में दिखाया गया है कि वो सांसद महोदय मार्शल को धक्का देते हुए बाहर जा रहे हैं। उसके बाद राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, वो आप सभी ने देखा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये कृषि बिल है क्या, कौन से वो 3 अध्यादेश थे जिसको सरकार ने पास करा दिया है, और आखिर इनके पास होने के बाद क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किसान का क्या फायदा होगा, कैसे उसको अपनी किसानी का, अपनी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। किसान राजनीति नहीं करता है, और जब करता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री तक बनता है। तो इसलिए किसानों को हमेशा से राजनीति से दूर रखने या रहने वाला इंसान कहा गया है। चलिए बात करते हैं सीधे सीधे इस बिल पर। दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार कृषि बिल 2020 लेके आई है, या यूं कहें कि या इस बिल में जो कुछ भी इतनी जल्दी जल्दी हुआ है, तो इसे कृषि बिल 2020 भी कह सकते हैं। आजकल 2020 का फॉर्मेट भी खूब चल रहा है। आपको बता दूं आखिर ये 3 बिल हैं कौन से। नंबर 1, कृषि उपज। मैं आपको ये जो मेरी रिसर्च डायरी है ना, पढ़ के बता देता हूं। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य, इसे आप कहेंगे संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। कई सारे अंग्रेजी मीडियम के जो लड़के हैं, उन्हें ये बिल हो सकता ना समझ में आए, इतनी इसमें जो कनिष्ठ हिंदी कही गई है, संवर्धन एवं सुविधा। सीधे साफ सटीक शब्दों में बताऊंगा कि इस बिल का मतलब क्या है। दूसरा है किसान सशक्तिकरण, फार्मर्स एम्पावरमेंट, संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता, और तीसरा है कृषि सेवा एवं करार विधेयक। ये 3 वो विधेयक थे जिसको सरकार लेकर आई। इसके लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद खूब बवाल हुआ, खूब जमकर हंगामा हुआ, लाख घूसे चले। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस बिल में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। मंगलवार को ये बिल लोकसभा से पार, यूं सीधे सीधे कहें कि पार ही हो गया, उसको पार लगा दिया गया, या अच्छे शब्दों में कहें तो पास हो गया। रविवार को ये राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है, हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, बठिंडा से लोकसभा चुनाव जीतकर आई थी। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है, धर्मपत्नी है। उन्होंने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों एनडीए के सहयोगी पार्टी की इतनी बड़ी कद्दावर नेता को इस्तीफा देना पड़ गया? तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो हरसिमरत कौर बादल की जो पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल, वो कहीं ना कहीं किसानों के वोट बैंक पर जीत कर आती रहती है, और किसानों का काफ़ी हद तक इस बिल के बाद सरकार के ऊपर दबाव था, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब विपक्ष इस पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, हमारे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके खिलाफ, कि भाई आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन हालांकि वो भी गिर गया। अब बात करते हैं आखिर ये बिल है क्या, कैसे इसके फायदे होंगे, कैसे नुकसान होंगे।
साल 1991 याद होगा, साल 1991 में उदारीकरण की शुरुआत की गई थी कृषि में। उस समय ये उम्मीद की गई थी कि किसानों के दिन सुधर जाएंगे, किसानों के दिन बहुर जाएंगे, किसान अच्छा करेंगे, उन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, हकीकत बहुत अलग हो गई और किसान जैसा तब था वैसे आज है। एक बार मुझे याद है कि जब मैं बतौर रिपोर्टर एक बार साहिबाबाद मंडी गया था, तो वहाँ पर एक आदमी कटहल लेकर आया। मैंने उससे पूछा, भैया कहाँ से लेकर आए हो? तो बोलता है कानपुर से लेकर आया। उसके बाद आड़तियों ने उसका 3 रुपये किलो के हिसाब से कटहल लेने से मना कर दिया। उसके बाद वो किसान उस पूरे कटहल को वहीं छोड़कर चला गया, जिसके बाद उससे, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस किसान ने उस कटहल को अपने ट्रक से कुचल दिया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोला, भैया इसके वाजिब दाम नहीं मिल रहे और अब इसे वापस किसी और जगह, किसी और शहर में लेकर जाऊंगा तो शायद वहाँ पर इसके और दाम ना मिले और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग से, तो इसलिए अब इसको छोड़ के जाना ही मेरे लिए कहीं ना कहीं समझदारी का सौदा है। और उसी रात, उसी शाम मैं जब मार्केट में आया तो 40 रुपये किलो कटहल बिक रहा था। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ कि आखिर वो किसान जो खेत खलिहान में काम करता है, कटहल उगाता है, धान उगाता है, आखिर वो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो बेचने को मजबूर है, और वही खुले जब खुदरा मार्केट में वो चीज़ आती है तो 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। आखिर ऐसा क्यों है? कौन ये मार्जिन खाता है बीज का? तो बीज का जो मार्जिन खाते हैं ना, हमारे देशी शब्दों में उन्हें कहते हैं बिचौलिया। और बिचौलिया का काम होता है कि इधर से भी प्रॉफिट कमाना, उधर से भी प्रॉफिट कमाना। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो। तो अब आपको बताते हैं कि जब 1991 में उदारीकरण की शुरुआत की गई, उसके बाद भी किसानों के हालात सुधरे नहीं। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसने कई बार कोशिश करी कि किसानों के हालात सुधार दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की भेंट चढ़ते रहे और किसान जस के तस बने रहे। उसके बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने किसानों से वायदा किया वो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस ने भी ऐसा ही 2019 के मैनिफेस्टो में कुछ किसानों की खुशहाली के लिए वायदे किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही नहीं आई। फिलहाल बीजेपी ने इस बिल को लाकर, जो बीजेपी कह रही है कि वो किसानों की मदद करेगी, किसानों के लिए अच्छा काम करेगी, तो मेरा मानना है कि आखिर अगर ऐसा कुछ होने वाला है या बीजेपी अगर किसानों के हित में सोच रही है तो इस बिल का विरोध क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि लगभग हरियाणा और पंजाब में ही इस बिल का विरोध ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा पूरे देश में किसान इस बिल का विरोध ना के बराबर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिल के फायदे क्या हैं। सबसे पहले मैंने जो बात कही, कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश जिसे सरकार ने पारित कराया, इसमें क्या है कि किसान स्वतंत्र है, वो अपने फसल को पूरे देश की किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकता है। वो माफ़ कीजिएगा, वो पूरे देश में कहीं भी ले जाके बेच सकता है, और अगर वो बेचता है तो जहां उसको सबसे ज़्यादा दाम मिलेंगे वो वहां ले जाकर बेच सकता है। पहले अभी तक क्या होता था कि हमारा किसान अपने नज़दीकी मंडियों में बाध्य होता था, वो वहीं पर अपनी चीज़ें बेचता था। उसके बीच में जब वो लेके जाता था 4-4 दिन मंडियों में चीज़ें पड़ी रहती थी, फिर आड़तियों की वो हाथ पैर मान मुरव्वल करता था। उसके बाद आड़ती उसका सामान खरीदते थे, फिर अपने हिसाब से आजिब वाजिब होने पौने दाम लगाते थे। उसके बाद फिर उसमें ये सेस, वो सेस, कृषि कल्याण सेस और मंडी मूल्य, ये मूल्य, तौलाई का मूल्य, कई सारे मूल्य लगाकर लगभग 14.5 से 15% उसका टैक्स काट लिया जाता था। तो इसमें किसान को काफ़ी नुकसान होता था। तो अब क्या है कि किसानों के लिए सरकार ये जो लेके आई है नया, ये जो कानून बना है, अब इसके तहत ये किसान स्वतंत्र है, वो अपनी फसल को कहीं भी बेचे। इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक क्या होता था कि मंडी में किसान बेचता था तो राज्य सरकारों को राजस्व मिलता था, राज्य सरकारें उस पर टैक्स लगाती थी। तो अब इन सब चीज़ों को राज्य सरकारों को टैक्स लगाने से रोकेगा वो। नंबर दूसरी बात, मूल्य आश्वासन पर किसान निर्भर रहेगा। संरक्षण एवं सशक्तिकरण, किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए इस बिल को लाया गया। जैसे कि किसान हमेशा अपनी फसल उगाने के बाद उसके वाजिब दाम की तलाश में हमेशा मंडियों का रुख करता था, लेकिन ये पहली मर्तबा होगा कि जब किसान सीधे व्यापारियों से, निजी फर्मों से डायरेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन आप समझते हैं, अक्सर कई सारी डील में एमओयू साइन करा जाता है, उसके एक, या सीधी बात कहें कि एक लिखित दस्तावेज पर साइन किए जाते हैं
कि मैं इस ग्रेड की ये फसल उगाऊंगा, उसके बाद आप मुझे इसका इतना दाम देंगे और इतना ये फायदा होगा या जो भी नुकसान होगा तो उसकी शर्तें क्या होगी, एक लिखित अध्यादेश, लिखित MOU साइन किया जाता है। तो इस पूरे बिल में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक लिखित होगा, लिखित सब कुछ होगा, तो इससे कल को ना किसान पलट सकता है, ना वो व्यापारी या निजी फर्म भाग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान बुवाई से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से वो चाहे तो व्यापारी से पैसे भी ले सकता है अगर फसल उगानी है। उसके बाद किसान जोखिम लेने से बचेगा, क्योंकि अक्सर कई बार हमने देखा है कि किसानों की फसल उग जाती है, फिर मंडियों में वो बिकती नहीं है, मंडियों में उसके वाजिब दाम नहीं मिलते हैं, तो कई मरतबा किसान परेशान रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले से MOU साइन होगा, इसलिए किसान जोखिम से बचेगा। और हाँ, दूसरी बात है कि निजी निवेश बढ़ेगा। निजी निवेश बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक अधिकतर जो खुदरा व्यापारी होते थे, जो डायरेक्ट जो बायर होते थे, वो किसानों से चीज़ें नहीं खरीद पाते थे। वो अक्सर उन्हें अगर कोई चीज़ खरीदनी होती थी वो APMC जो हमारी मंडियां होती हैं उसके माध्यम से आड़तियों के से ही खरीदती थी। और यहाँ तक कि व्यापारियों की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं बताऊँ तो हर शहर में मंडियाँ होती हैं। आपने भी सुना होगा नवीन फल मंडी सब्जी स्थल फलना फलना जगह फलाना फलाना शहर में। तो वहाँ सबसे पहले आड़ती लोग होते हैं और उस आड़तियों के हाथ में किसान जाके अपनी फसल बेचता है और यहाँ तक कि किसान भी उन्हीं आड़तियों से FCI के लिए अनाज खरीदते हैं। तो ये तो हाल है किसानों का, उनकी बदहाली का। और अगर हम बात करें कि हरियाणा और पंजाब में ही सबसे ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, तो नंबर एक बात, इस पंजाब की ही बात करें तो लगभग 48,000 रजिस्टर्ड आड़ती हैं, रजिस्टर्ड आड़तियाँ हैं जो किसानों की फसल को खरीदते हैं। और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में विरोध देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों का विरोध कम, ऐसा लगता है कि आड़तियों का विरोध ज़्यादा है, क्योंकि इस नए बिल के आने के बाद कहीं ना कहीं जो बिचौलियापने की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, आड़तियों का वजूद खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी दाल रोटी पर, रोजी रोटी पर संकट आता नजर दिख रहा है। और इसी संकट को दूर करने के लिए शायद उन्होंने आंदोलन की आड़ ले रखी है। APMC क्या होता है मैं आपको बता दूं। APMC की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटियां होती हैं जो कि हर मंडियों में होती हैं, इसके माध्यम से खरीद फरोख्त होती है। अब अगर हम इस बिल की जो हमने फ़ायदे आपको बताए थे, मैं एक बार फिर से फ़ायदे बता देता हूँ कि इस बिल के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर एक बात, पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। और हाँ, एक बड़ी बात है कि फसल बेचने के 3 दिन के अंदर किसानों को पैसा देना होगा, जैसा कि इस बिल में प्रावधान है। नंबर दूसरी बात, बिचौलिया राज खत्म हो जाएगा, सीधा कंपनियों को किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, मंडी और आड़तियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये तो इस पूरे बिल के फायदे हैं। अब इस बिल में जो तीसरा अध्यादेश था उसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एक आपको याद होगा 1955 लागू किया गया था। इसके तहत क्या था कि पहले व्यापारियों की और व्यापारी क्या करते थे, किसानों की फसलों को औने पौने दाम में खरीद लिया करते थे। उसके बाद औने पौने दाम में खरीदने के बाद फिर उनकी कालाबाजारी करते थे, जिसके तहत उसके तहत ये कांग्रेस पार्टी अपने समय में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लेकर आई। इसको 1955 में लागू किया गया था, जिसके बाद इसको 1955 एक्ट कहा गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। तो भैया, जब आड़तिया लोग सामान जब सस्ता होता था तो औने पौने दाम में लेके उन्होंने उसको स्टॉक कर लिया, बाद में ले जाके उसको बेचा करते थे जब मंडियों में, जब या बाहर निर्यात करते थे। तो इससे क्या होता था कि देश में खाद्यान्न की समस्या अक्सर हमारे सामने आ जाती थी। लेकिन अब क्या है कि आपको मैं बता दूं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक, अभी इसे अमेंडमेंट के साथ सरकार लेकर आई है। इसमें क्या है, उसमें से उसने अनाज, दालें, तिलहन, खाने वाला तेल और प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटाने का निर्णय लिया है। मतलब आपको अब सीधा सीधा अगर आप ये कहें तो खुल के आप इसका स्टॉक कर सकते हैं और स्टॉक करने के बाद इसको आप सेल कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या कोई मतलब देश पे आंतरिक या बाह्य किसी भी तरीके की कोई समस्या आ जाती है या देश में आपातकाल लगता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस वक्त इस तरीके के स्टॉक करने पर प्रतिबंध रहेगा। अब अगर ये बात तो हो गई कि भाई चलिए ठीक है, किसान ने अपनी फसल उगाई और किसान ने अपनी फसल ले जाके व्यापारी को बेच दी।
अब आप समझिए कि अगर उस कंडीशन में व्यापारी मुकर जाता है, व्यापारी 3 दिन में पैसा नहीं दे पाता है और व्यापारी ये या सीधी सीधी बात फसल उगने के बाद बोलता है कि जिस फसल की मैं बात कर रहा था ये उस ग्रेड की फसल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तब आप समझिए कि उस कंडीशन में हमेशा व्यापारी और किसान के बीच में संघर्ष की नौबत आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी इस बिल में प्रावधान किया गया है और प्रावधान ये है कि विवाद सुलझाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि 30 दिन के अंदर दोनों पार्टियों को एक समझौता मंडल होगा, उसके पास जाना पड़ेगा। अगर वहां से भी ये समझौता नहीं होता है, उसके बाद शहर में जहां भी किसान रहता है वहां के एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और एसडीएम उसका निस्तारण करेगा। और उसके बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो एसडीएम के यहाँ से एक अपील डीएम के पास भेजी जाएगी और डीएम के हस्तक्षेप के बाद इस पूरी समस्या का निस्तारण होगा। और उस पूरी समस्या के बाद मैं आपको बता दूं, और हाँ, ये इस बिल के सेक्शन 13 के अंदर पूरी तरीके से प्रावधान है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एसडीएम के आदेश के बाद जब एसडीएम की अपील पर डीएम के यहाँ किसान अप्लाई करेगा या अपनी हाजिरी लगाएगा, अपनी बात रखेगा, तो उसके बाद अगर वहाँ वो उसकी जीत होती है तो पूरा पैसा व्यापारी को किसान को देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझिए, अगर किसान इसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमेशा पड़ता रहेगा, क्योंकि अक्सर हमारे देश में कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 से 3 एकड़ जमीन है जोतने के लिए, उसी से वो खाते हैं, उसी से बचाते हैं, उसी से थोड़ा बहुत बेचते हैं। अब अगर किसान कोर्ट कचहरी और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेगा तो वो कब अपने पेट भरेगा, समाज का पेट भरेगा, अपने परिवार का पेट भरेगा? तो ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसान इन सब चीज़ों में, इन लफड़ों में, इन पछड़ों में पड़ता रहेगा तो वो अपनी खेती से उसका मुख्य ध्यान हट जाएगा और फिर कहीं ना कहीं एक जो मोनोपोली है, व्यापारियों की एक मोनोपोली बढ़ जाएगी और व्यापारी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का स्टॉक करके आगे हो भी सकता है कि इसको पौने पौने या महंगे दामों में बेचें। अब इस बिल के लूप होल्स की बात करते हैं कि आखिर इसमें लूप होल्स क्या है। एमएसपी का कहीं रिटर्न प्रावधान नहीं है। बात यही है, जितने भी कृषि विशेषज्ञ हैं उसमें देवेंद्र शर्मा की बात की जाए या अन्य किसी कृषि विशेषज्ञों की बात की जाए, देखिए मैं कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि क्या क्या इसके लूप होल्स हैं। अब अगर लूप होल्स की बात की जाए, सरकार ने ये वायदा किया है कि इसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं हटेगा, एमएसपी रहेगी, लेकिन एक अध्यादेश लाके एमएसपी की बात भी अगर कर दी जाती है कि हाँ ये रिटर्न में है कि आपको इतना एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा, तो किसान के लिए एक सहूलियत हो जाती और जो आज ये विरोध देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में वो शायद नहीं मिलता। ये उसका पहला लूप होल्स है। दूसरी बात है, कंपनियां कब आएंगी, कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, इसका कोई प्रावधान नहीं है। कितने किसान कहाँ जाके बेचेंगे, इसका भी कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि अभी तक क्या है कि किसान फसल उगाता था, मंडी में जाता था, आड़तियों के पास बेच देता था, आड़तियों से 13.5, 14, 10 जिस अलग अलग राज्यों में जितना कमीशन है वो देके वो अपनी चीज़ों के वाजिब दाम लेके कई बार अच्छे या बुरे जैसे भी उसे दाम मिलते थे जरूरत के हिसाब से वो लेके आ जाता था। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे दौड़ना पड़ेगा। तीसरी बात है कि सरकारी सेंटर जो सरकार ने बनाए थे उनका क्या होगा। चौथी बार, अधिकतर किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि एमओयू साइन करते वक्त किन किन चीज़ों को उसके मतलब प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरे उसके तथ्य क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, निगेटिव क्या हैं, सब चीज़ों का किसान सही से उसको नहीं समझ पाएगा। ये लूप होल्स है। कलेक्शन किस सीमा तक होगा, कितना स्टॉक रहेगा, या फिर मतलब कलेक्शन के लिए मतलब अलग अलग तरीके की जो नीति निर्धारण कौन करेगा, क्या रहेगा, इस पे भी खुल के विचार नहीं हो पाया है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, हरियाणा में लगभग 11.5% का टैक्स लगता है मंडी में, और पंजाब में 14.5% का, और 48,000 रजिस्टर्ड आड़तियाँ हैं पंजाब में। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे कहीं ना कहीं किसान इसके बीच में पिसके रह जाता था। हालांकि फसल का दाम उसको मिल जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं आड़तियों की कमीशन खोरी के चक्कर में किसान कई बार सुसाइड भी कर लेते थे, कई बार उनको वाजिब दाम नहीं मिलता था, परेशान भी होते थे। ऐसे भी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। अब बिल के नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 बात है कि जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कई सारे आलू, प्याज, खाने की चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को बाहर निकालने की बात कही गई है, तो सीधी सी बात है कि इससे जमाखोरी है वो बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। अब जब आड़तिया या जो दूसरे अलग लोग हैं, जब वो बड़ी बड़ी कंपनियां इन सभी चीज़ों को स्टॉक कर लेंगी, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में वो हो सकता है कि ज़्यादा दाम लेके हमारे तक वो चीज़ें बेचें।
व्यापारी कई बार किसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकता है, इसके लिए जुर्माने का क्या प्रावधान है, इस बात का कहीं कोई लिखित जिक्र नहीं है। मुकदमे के समय किसान एसडीएम डीएम ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक जाएगा, क्योंकि इतना पैसा कई बार किसानों के पास नहीं होता है कि वो बार बार डीएम या एसडीएम के चक्कर लगाए। चौथी बात, करोड़ों करोड़ रुपए के जो मंडी के स्ट्रक्चर बने हैं, आखिर उनका क्या होगा। पांचवी बात है कि राज्य सरकारों को राजस्व में नुकसान होगा। छठी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो किसान को बियर करना पड़ेगा। अगर वो दूसरे राज्य में दूसरे जिले में जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसान को ही बियर करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं किसान को आर्थिक तौर पे उसकी कमर तोड़ने का काम करता है। चौथी बात है, किसान ये चाह रहे हैं कि इसमें एमएसपी लेकर आए, एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं एक छोटी छोटी सी बात कि इसी तरीके की एक व्यवस्था है बिहार में एपीएमसी, जैसा कि मैंने सुना है कि एपीएमसी वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के व्यापारी लोग वहाँ के किसानों से सस्ते दाम में चीज़ें खरीदते हैं, फसलें खरीदते हैं, उसके बाद उसको हरियाणा और पंजाब में आकर, यूपी में आकर, दिल्ली में आकर एमएसपी के हिसाब से महंगे दामों में बेच देते हैं और कई बार उनका पेमेंट भी लेट लतीफ़ होता है। तो ये तो इसके नुकसान हैं, फ़ायदे हैं। अब किसानों की सिर्फ क्या मांगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। किसानों की मांग है कि ये बिल से उन्हें कई सारे जो किसान हैं वो समर्थन में भी हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस बिल में एक एमएसपी का रिटर्न प्रावधान आ जाए और कहीं ना कहीं जो स्टॉक करने की बात है या जो कालाबाजारी करने की बात है उस पर रोक लगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर किसान सरकार से थोड़ी सी खिलाफत कर रहा है। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से इस बिल पर, पूरे इस बिल के आने के बाद संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है, उस पर मैं थोड़ा सा एग्रेशन मोड में आता हूँ। ये तो था बिल समझाने की बात जो कि बहुत शांति से मैंने आपको समझाई। ये मैं एग्रेशन मोड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ज़रूरी है हमारे लोगों को, हमारे जितने श्रोता हैं, जितने सुनने वाले हैं, यूट्यूब पे मुझे देखने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी है, दिक्कत है या कोई समस्या है, चलिए मैं बात करता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर किसी व्यक्ति का कोई लड़का, अपना लड़का दारू पी के आता है या फिर हंगामा करता है, वो घर में आता है, तो क्या आप घर में तोड़फोड़ मचाएंगे, भगा देंगे उसे, या फिर उसे समझाने की कोशिश करेंगे, घर की मर्यादा का पालन करेंगे, क्या करेंगे? मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस बिल के आने के बाद जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था उस पर हंगामा बरपा है और यह हंगामा हो रहा है। पक्ष लगातार इस बिल को अच्छा बिल बता रहा है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ हंगामा कर रहा है और ये हंगामे की इंतहा इस कदर है कि सदन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मार्शल को धक्का देते हैं। डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के उपसभापति का जाकर बाइक तोड़ देते हैं। किसने दिया आपको यह अधिकार? मैं पूछता हूं अपने शो में, आज मैं आपसे पूछता हूं अपने शो में कि आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप बेल के अंदर जाके उपसभापति का माइक तोड़ दें, आप उन पर कागज के गोले फेंके? कौन देता है आपको यह अधिकार? जब इस सदन की स्थापना की गई थी, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। आप शपथ लेते हैं सदन के अंदर आकर, माफ कीजिएगा मैं अपनी बातों को थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा। आप उस सदन के अंदर आकर शपथ लेते हैं कि मैं मर्यादा में रहूंगा, मैं सदन की गरिमा का पालन करूंगा। क्या यह गरिमा का पालन कर रहे हैं आप कि सदन में आकर आप वहां पर नौटंकी करते हैं? महिला सांसद जो आपके बगल में खड़ी हैं, वो सकुचाई हुई खड़ी हैं, वो डर रही हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही। आप लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। होना भी चाहिए, लोकतंत्र ये कहता है कि इस बिल का विरोध होना चाहिए, लेकिन इस बिल के विरोध का करने का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है और इस लोकतांत्रिक तरीके का पालन करना चाहिए था टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन को, उसका पालन करना चाहिए था संजय सिंह को, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्यों? आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आपको विरोध के नाम पर किसानों का वोट बैंक चाहिए। ठीक है, एक विरोध हरसिमरत कौर बादल ने भी किया, जो कि एनडीए के सहयोगी दल थे। शिरोमणि अकाली दल से वो संदर्भ रखती हैं, शिरोमणि अकाली दल से आती हैं, भटिंडा से लोकसभा सांसद से इस्तीफा देकर चली गई, मंत्री जैसा पट ठुकरा दिया उन्होंने। लेकिन आप मंत्री जैसा पट ठुकरा दिया, किसी को
कानों कान खबर तक नहीं हुई, कोई शोर शराबा नहीं। लेकिन आप जरा सा काम करते हैं और हाउस के अंदर इतना ज्यादा शोर शराबा होता है। मैं पूछता हूं क्यों? जवाब देंगे। और इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन सभी तरीके के जो लोक लुभावन बातें कर रही थी, तब आप चुप क्यों थे? विरोध क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपनी मर्यादा में रहते हुए, एक हद में रहते हुए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप सदन में जाकर बेल तक पहुंच जाएं, आप उपसभापति का माइक तोड़ दें, आप उपसभापति के ऊपर कागज के गोले फेंके, आप मार्शल को मारे पीटे। किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया है। मैं फिर से आपको कहता हूं, किसान का हितैषी बनना है तो उनके साथ जाइए। संजय सिंह जी, क्या आपको नहीं पता कि पार्लियामेंट में कई सारी संसदीय समितियां होती हैं? यह बिल पास होने के बाद क्या यह सिफारिश नहीं की जा सकती थी कि इनको संसदीय समितियों के सामने भेजना चाहिए? आपने सिफारिश क्यों नहीं की? क्या स्टैंडिंग कमेटी में अगर यह बिल जाता, उसके बाद वहां से सुझाव नहीं मिलते? क्या आप, मैं पूछता हूं, अगर कई सारी कमेटियों में इन्हें भेजने के बाद वहां से कुछ सुझाव मिलते, मैं फिर कह रहा हूं स्टैंडिंग कमेटी में कई सारे मेंबर होते हैं। मैंने सदन को इतने सालों तक बहुत नजदीकी से कवर किया है। लोकसभा और राज्यसभा के पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद उन कमेटियों में होते हैं। उसके बाद वो अपने सुझाव देते, वो सुझाव निकल कर आते यहां पर, और वो सुझाव लेने के बाद फिर आप उसमें अमेंडमेंट ला सकते थे, सरकार अमेंडमेंट ला सकती थी। लेकिन नहीं, आपको गुंडागर्दी करनी है। आपको सड़क पर, संसद से लेकर सड़क तक क्या नजारा दिखाया है आपने। हमारे देश का युवा क्या सीखेगा आपसे? ये जो तमाशा कर रहे हैं आप लोग सदन के अंदर, किसान हितैषी बनने का जो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, सीधे शब्दों में मैं कहता हूं संजय सिंह, ये जो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाली नस्लों पर कहीं ना कहीं ये गलत इंप्रेशन जाएगा। आप यहां किसानों के हितैषी बनते हैं, उधर आपकी ही पार्टी का सांसद संसद में पैक लगाकर पहुंचते हैं। अरे नशेड़ियों को तो पहले आप बंद कीजिए पहले इस तरह के घिनौने कामों को। आप सभ्यता से, शालीनता से अपनी बातों को रखिए और लाके सरकार के सामने अपनी बात को रखिए। देखिए सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं सदन से। अरे संसद की गरिमा को बनाकर रखिए। संसद की गरिमा बनी रहेगी तो आप लोगों की राजनीति भी चमकेगी। राजनीति चमकाने के कई अन्य सारे औजार भी हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन समय समय पर अपनी मर्यादा में रहते हुए। इतने दिन तक किसान आत्महत्या करते रहे। मैं संजय सिंह आपसे पूछना चाहता हूं, मैं डेरेक ओब्रायन आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सालों में टीएमसी ने कितने किसानों को आत्महत्या करने पर मुआवजा दिया? ममता दीदी कितने किसानों के घर गई जिन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया? फिलहाल आपसे मैं क्या उम्मीद करूं मैं आपसे? आपके तो राज्य में एक विधायक को फांसी पर लटका दिया जाता है, कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। आपके यहां हर दिन राजनीतिक हत्याएं होती हैं, कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्यों? जवाब देंगे आप इसका? नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे पता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम अगर आप जवाब नहीं दे सकते, आप किसी से सवाल करने के लायक भी नहीं, किसी पर सवाल या निशान खड़े करने के लायक भी नहीं। अगर आपको इस बिल से कोई समस्या है, इसकी धाराओं से, इसके क्लॉजेस से कोई परेशानी है, तो सरकार के सामने आप इन सभी बातों को रखिए। किसानों के जो अन्य संगठन हैं उनसे बात कीजिए, आप निकालिए, आप रिसर्च कीजिए इस बिल के नुकसानों के बारे में, इसके फायदे के बारे में। उसके बाद सरकार से बैठ के एक टेबल में बात तो कीजिए। या सिर्फ राजनीति खेलना है? मैं फिर से कहता हूं, पक्ष हो विपक्ष हो, मैं पक्ष की भी बात कर रहा हूं। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, एमएसपी रहेगी। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप कहीं ना कहीं इसमें एमएसपी
लागू करने का एक अध्यादेश ले आइए, इसमें जोड़ दीजिए, आप लिखित तौर पर दे दीजिए किसानों को कि अध्यादेश हम आपको दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं सरकार देना चाह रही है? लिखित में दे दीजिए किसानों को कि हम आपको एमएसपी देंगे, एमएसपी जरूर देंगे, टंके की चोट पर देंगे, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली। आखिर गुनाह क्या है, किसानों का क्या गुनाह है, आखिर क्यों नहीं सरकार दे रही है? लिखित में दे दीजिए, मारिए इनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जो एमएसपी को लेकर इतना बवाल कर रहे हैं विपक्ष के लोग, दीजिए उन्हें जवाब कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर पक्ष में, सत्ता पक्ष में कुछ कमी है तो आप उसका पुरजोर विरोध कीजिए, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका समर्थन कीजिए। मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा कि राजनीति के लिए किसी और को मोहरा बना लीजिए, लेकिन कम से कम बख्श दीजिए इस देश के किसानों को, जिसने आजादी इसके पहले से लगाकर अब तक लाल बहादुर शास्त्री के समय से जय जवान जय किसान नारा दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कम से कम उस किसान को तो बख्श दीजिए जिसने अपने घरों से अनाज लाके दिया था युद्ध के समय, जिसने एक रोटी कम खाई थी लेकिन अपनी सेना का पेट भरा था। मैं उस किसान को नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं उस मातृभूमि के अन्नदाता, उस धरती पुत्र को मैं नमन करता हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, ये सब नहीं चलेगा। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, इन्हें चोलवे, ये ममता दीदी के राज्य नहीं है। आप देश की संसद के अंदर बैठकर, आप देश की संसद के अंदर बैठकर आप किसानों की बात उठा रहे हैं, तो कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से उठाइए उनकी बात को, किसानों की बात को सरकार के कानों तक पहुंचाइए। सरकार के कानों पे जू रेंगना चाहिए, आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दर्शकों को आज का ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। जहां मैंने कोशिश की है कि प्यार से एक एक पॉइंट, शालीनता से, सभ्यता से, शब्दों का सही चुनाव करते हुए आपको समझाया जाए, आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और जहां पक्ष और विपक्ष को जरूरत है कि ऊंची आवाज में उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए, क्योंकि सत्ता के लोग बहुत ऊंचाई पर बैठते हैं, बहुत ऊंचाई पर बैठते हैं, विपक्ष भी बहुत ऊंचाई पर बैठता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरत होती है कि उतनी ही तेज आवाज में अपनी बात उन तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दर्शकों को मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके उत्तरों का इंतजार करूंगा और कल एक नए मुद्दे पर एक नए शो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि द मोहित शुक्ला शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार वीडियो शुरू करने से पहले लोग कहते हैं कि मेरे शो को सब्सक्राइब कीजिए। अरे भाई, क्यों करें? अगर आपको मेरा शो पसंद आता है, अगर आपको मेरी बात का जो बात रखने का तरीका है ना वो पसंद आता है, तो कीजिए सब्सक्राइब। एक बेल आइकन होगा, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं आता है तो लात मारिए ऐसे शो को। मैं फिर कह रहा हूं, लात मारिए ऐसे शो को, कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आज की ये पूरा मुद्दा आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे ही बेबाकी से अपनी बात रखता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।